तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया के सबसे बड़े संविधान की आत्मा कैसी होगी? जी दोस्तों, आज इस क्लास के अंदर हम हमारे संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। मित्रों, जो हमारा संविधान है उसके अंदर वास्तविक प्रस्तावना कुछ इस रूप के अंदर है और इस प्रस्तावना के शब्द शब्द से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। यानी दिक्कत ये आती है कि इस प्रस्तावना को याद कैसे किया जाए। तो मित्रों, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि इस प्रस्तावना को याद कैसे किया जाए ताकि ये एक ही बार में याद हो जाए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि इस प्रस्तावना से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, इसको देखेंगे। और भारत की आज़ादी यानी 1947 से लेकर के 2026 तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। साथ ही आगे आने वाली परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका भी विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो इस प्रस्तावना से 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कथन से बनेगा, यानी प्रस्तावना है उसको लेकर के किसी विद्वान ने कोई कथन दिया होगा, वो पूछेगा कि ये कथन किसने दिया। एक कथन तो ये तरीका है प्रश्न का। दूसरा है प्रस्तावना के शब्दों के क्रम से पूछेगा। और मित्रों, मैं आपको बात बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मोस्टली प्रश्न यहीं से बनेंगे। और तीसरा प्रश्न है संबंधित वाद से, यानी न्यायालय के अंदर जब प्रकरण जाता है तो 3 जो वाद हैं हमें बेसिकली वो याद रखने हैं जहाँ से प्रश्न बन के आता है। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले इस कथन वाले प्रोग्राम से। तो प्रस्तावना को लेकर के विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं, इन विचारों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। और उसी के अंदर पहला जो विचार है वो है एन पालकीवाला का। एन पालकीवाला। मित्रों, पालकीवाला से हम एक इसको याद करने के लिए एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक महिला डोली में बैठ करके जा रही है। भाई साहब, इस तरीके से एक महिला डोली के अंदर बैठ करके जा रही है और ये पालकी वाले लोग इसको लेकर के जा रहे हैं। भाई साहब, तो मित्रों ये है पालकी वाले और यहाँ पर है सिपाही। मित्रों, क्या खूबसूरत महिला लग रही है ना। देखो, तिल भी है इसके चेहरे पर। इसी महिला को लेकर के एक बात है जो चल रही है इनके बीच में, तभी ये सिपाही है ना इसको देखना चाह रहे हैं। बात ऐसी है कि भाई साहब इसके लिए बोलते हैं कि चेहरा जैसे चांद लिए फिरती हो, चेहरा जैसे चांद लिए फिरती हो, कदमों में मानो सारा आसमान लिए फिरती हो। एक तो वैसे ही हटती नहीं तुम्हारे चेहरे से नजरें हमारी, एक तो वैसे ही हटती नहीं तुम्हारे चेहरे से नजरें हमारी, ऊपर से तिल वाले गाल लिए फिरती हो। तो दोस्तों, इसी कारण ये सिपाही चाह रहे हैं कि हम इस महिला को देख लें, इस महिला के मुख को देख लें। लेकिन पालकी वाला कह रहा है कि महिला को तो नहीं देखने दूं, मैं तिल तो नहीं देखने दूं। तो इसकी जगह ऐसा कर, परिचय पत्र देख ले, तेरे को देखना ही है ना ये कौन है। तो मित्रों, ये जो पालकी वाले हैं ना, पालकी वाले, इन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। तो दोस्तों, ये चीज़ बेहद आसानी से यहाँ पे याद हो सकती है। यानी एन पालकी वाला ने कहा कि प्रस्तावना है जो संविधान का परिचय पत्र है, यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, ये एन पालकी वाला ने कहा। मित्रों, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है के.एम. मुंशी का। आपने पिक्चर देखी होगी करण अर्जुन, उससे रिलेट करो आप इस चीज़ को। दरअसल हुआ ऐसा, करण अर्जुन करके एक पिक्चर आई भाई साहब, और उसके अंदर ये हैं हमारे मुंशी जी। ये भाई साहब हैं हमारे मुंशी, और इन्होंने करण अर्जुन को पकड़ लिया इन मोहतरमाओं के साथ में। तो अब ये मुंशी जी कह रहे हैं इनसे कि सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी सारी कुंडली खोल दूंगा, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी सारी कुंडली खोल दूंगा। तो मित्रों, इसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि के.एम. मुंशी ने हमारी प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। के.एम. मुंशी ने हमारी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। तो मित्रों, एक हमने पढ़ा एन पालकी वाला, और एक पढ़ा के.एम. मुंशी। आगे बात करते हैं। आगे हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव। मित्रों, इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को आभूषण कहा है।
तो मित्रों इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो पुराने ज़माने में जो भी राजा महाराजा होते थे इनको ठाकुर ही बोलते थे। तो वो ठाकुर बहुत सारे है ना आभूषण पहन के रखते थे। तो इसी तरीके से याद रह जाएगा कि हमारे संविधान का आभूषण आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। इसके अलावा एक विदेशी विद्वान हुए अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को की नोट कहा है। हालांकि ये बात कहीं पूछी नहीं है लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना। अंग्रेजी राजनीति शास्त्री ने संविधान की प्रस्तावना को की नोट कहा है। मित्रों अब इनको एक साथ देख लेते हैं हम। एन पालकीवाला, इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। के एम मुंशी ने जन्म पत्री या जन्म कुंडली कहा। ठाकुरदास भार्गव ने आभूषण कहा और अर्नेस्ट बार्कर ने की नोट कहा। मित्रों इसके अंदर जो पहला है एन पालकीवाला और दूसरा के एम मुंशी, ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न मोस्टली पूछ लिया जाता है। सबसे फेमस कथन यही है। ये आभूषण वगैरह से तो शायद पूछा नहीं गया है, फिर भी ध्यान रहे पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है एन पालकीवाला और के एम मुंशी। तो मित्रों यहाँ तक हमने एक सेगमेंट इसका कंप्लीट कर लिया, कथन वाला, यानी कथन से लेकर के जो भी प्रश्न पूछेंगे वो हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के शब्दों के क्रम को लेकर के। और मित्रों मैं आपको बात बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है वो यही है, प्रस्तावना के शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से सवाल बनता है। और हम इसी को, और ये थोड़ा टफ भी है, इसी को हम आज शुरू करते हैं। देखो मित्रों ये हमारी प्रस्तावना मूल रूप में है, पर सवाल यह है कि इसको याद करना कठिन है और एक एक लाइन से, और मैं तो कहूँ एक एक शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षा के अंदर। तो मित्रों इसको थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव वे देने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए। तो मित्रों इस संविधान को हम सेगमेंट वाइज डिवाइड करेंगे। ये जो पूरी प्रस्तावना है आपको इस वे में देखने को मिल जाएगी। अभी हम बनाएंगे इस तरीके से, कैसे बनाते हैं प्रस्तावना को, यानी यहाँ से प्रस्तावना के इस चरण पर हम पहुँचेंगे कि किस तरीके से इस तरीके से डिवाइड करके एक छोटे रूप में हम लिख सकते हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं जो बोलूँ उस तरीके से आप ध्यान रखना, एग्जाम का प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होगा। यहाँ से पूरी इन लाइनों को हम कुछ हमारे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहली लाइन लिख रखी है हम भारत के लोग। तो मित्रों मैंने यहाँ पर लिख दिया हम भारत के लोग। अब ध्यान रखना प्रस्तावना के अंदर दो चीज़ों को लेकर के बात की गई है। एक तो भारत को लेकर के बात की गई है और दूसरा यहाँ के नागरिकों को लेकर के बात की गई है। यानी एक बात तो की गई है भारत को लेकर के और दूसरी बात की गई है यहाँ के नागरिकों को लेकर के। और मित्रों मैं बता दूं इसके अलावा कोई दूसरी बात तीसरी बात नहीं की गई है। केवल एक बात लास्ट में की गई है कि हम इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें ये दो ही बात कही गई है, जिसके अंदर एक तो है भारत को लेकर के और दूसरी है यहाँ के नागरिकों को लेकर के। तो दोस्तों इस चीज़ को हम पढ़ते हैं क्या है। मित्रों भारत को लेकर के ये विज़न दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। यानी यहाँ तक की जो बात है ना ये भारत के बारे में है। तो मित्रों इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ कौन कौन सी बात कही गई है। एक बात तो कही गई है समाजवादी, सॉरी शुरू से शुरू कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को कैसा बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, नागरिक को क्या बनाएंगे, ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भारत को क्या बनाएंगे। पहली चीज़ तो बनाएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और अगला है मित्रों गणराज्य। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। अब इसके बाद हम नागरिकों को क्या क्या देंगे तो भाई साहब समझना, तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम अपन, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समानता और इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी नागरिकों को हम मोटे रूप में देखें तो क्या क्या देंगे। तो भाई साहब नागरिकों को जो हम दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो नागरिकों को जो मिल रही है वो मिल रही है न्याय। एक चीज़ तो मिलेगी नागरिकों को न्याय, दूसरी मिलेगी स्वतंत्रता,
तीसरी मिलेगी समानता और चौथी मिलेगी बंधुता। यानी नागरिकों को हम ये सारी चीज़ दे रहे हैं। देखो मित्रों, शुरू से शुरू करें एक बार देखें तो हम भारत के लोग भारत को तो क्या क्या देंगे यहाँ पर लिख दिया, नागरिकों को क्या क्या देंगे वो यहाँ तक लिख दिया। लेकिन यही बात कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अंदर आगे ये बात है कि कौन कौन से तो न्याय दोगे, कौन कौन सी स्वतंत्रता दोगे, कौन कौन सी समानता दोगे और कौन कौन सी बंधुता दोगे। बस यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका क्रम पूछा जाता है। तो मित्रों पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको याद कर लेते हैं कि ये कैसे याद हुए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कैसे याद हुए। तो मित्रों इधर आना एक बार। ये एक दृश्य है भाई साहब, परिदृश्य, जिसके अंदर ये है भाई साहब जवाहरलाल नेहरू, ये है माउंटबेटन जो सिर पकड़े खड़े हैं, और ये हैं हमारे गांधी जी, और ये हैं एडविना जी। मित्रों यहाँ पर माउंटबेटन जिन्होंने हमारे देश का विभाजन कराया और काफ़ी प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, ये सिर पकड़ के इसलिए खड़े हैं कि इनकी धर्म पत्नी है एडविना जी और इनकी मित्रता होगी जवाहरलाल नेहरू के साथ शायद। तो मित्रों हमको ये बात करनी है कि हमको नागरिकों को क्या क्या मिला संविधान में। तो भाई साहब मैं तो ये बोल सकता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल और एडविना की फ्रेंडशिप मिली। एक क्रम याद रखना कि जवाहरलाल और एडविना की फ्रेंडशिप मिली। तो मित्रों इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा कि हमारे नागरिकों को यहाँ पर क्या क्या मिला है। J4 याद रखेंगे हम कि हमारे नागरिकों को पहली चीज़ मिली है जस्टिस, जवाहरलाल नहीं भाई साहब, जस्टिस। L4 मिली है लिबर्टी, E4 मिली है इक्वालिटी और इस F4 मिली है फ्रेटर्निटी। यानी कि मित्रों जस्टिस यानी होता है न्याय, लिबर्टी यानी होता है स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी होता है समानता और फ्रेटर्निटी यानी होता है भ्रातृत्व या बंधुता। तो मित्रों ये सीक्वेंस बहुत आसानी से हम याद रख सकते हैं कि भाई साहब एक फ़नी वे में याद रखो। देखो ये कहानी का मतलब केवल इतना सा है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए, एक मेमोरी टिप आपकी बन जाए। केवल इसलिए आप ये याद रख सकते हैं कि भाई साहब भारत को तो ये मिल गई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लेकिन नागरिकों को क्या मिला। तो भाई साहब नागरिकों को मिला जवाहरलाल और एडविना की फ्रेंडशिप, यानी J4 जस्टिस, L4 लिबर्टी, E4 इक्वलिटी, F4 बंधुता। ये चीज़ हमको मिल गई। अब मित्रों आगे हमको ये सीक्वेंस तो याद हो गया, पर ये भी याद करना है कौन कौन से तो न्याय मिले, कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली, कौन कौन सी समानता और कौन कौन सी बंधुता मिली। उसके बाद ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मित्रों इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि हमको क्या मिला। तो भाई साहब 3 तरीके के न्याय मिले नागरिकों को, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरीके के तो न्याय मिल गए। अब स्वतंत्रता कौन कौन से मिली तो मैं बताता हूँ भाई साहब। स्वतंत्रता को आप याद रख सकते हो TE यानी थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। और मित्रों कभी आपने BF देखा है वाइफ के साथ, BF यानी बुल फाइटिंग। कभी बुल फाइटिंग देखना आप अपनी वाइफ के साथ तो आपको समझ में आएगा असली लड़ाई क्या होती है। दरअसल हम सोचते हैं ना कि हम हमारी वाइफ के साथ रहते हैं तो फाइटिंग होती है। कभी बुल फाइटिंग देखिए आप वाइफ के साथ तो आपको ध्यान हो जाएगा। मैं तुम्हें एक आपको अगर ये सेंटेंस याद हो जाता है ना तो आपको पूरी समानताएं पूरी स्वतंत्रताएं ध्यान हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ क्या है। T मतलब होता है थॉट, यानी पहली स्वतंत्रता है हमें थॉट की, दूसरी है एक्सप्रेशन की, तीसरी स्वतंत्रता है हमें बिलीफ की, चौथी है फेथ की और W4 है वर्शिप की। यानी हिंदी के अंदर मैं लिखना चाहूँ ना इसको तो हिंदी के अंदर मैं स्वतंत्रता को लिख सकता हूँ विचार, थॉट यानी विचार, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये स्वतंत्रता है मित्रों। यानी अभी हमने क्या देखा मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम भारत की प्रस्तावना देख रहे थे जिसके अंदर पहली लाइन थी कि भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को क्या देंगे और नागरिकों को क्या देंगे। तो इसी तरीके से मित्रों भारत को तो हम क्या क्या चीज़ देंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जबकि नागरिकों को क्या देंगे तो बात करी थी जवाहरलाल और एडविना की फ्रेंडशिप देंगे, यानी J4 जस्टिस, L4 लिबर्टी, E4 इक्वालिटी और F4 फ्रेटर्निटी।
अब इसके अंदर हम देख रहे थे आगे कि कौन कौन सा जस्टिस हमको मिलेगा, यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। और उसके बाद देखिए स्वतंत्रता कौन कौन सी मिलेगी, तो भाई साहब TEBFW यानी थॉट एक्सप्रेशन, BF विथ वाइफ। तो थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इसकी हमको स्वतंत्रता मिलेगी। आगे बात करें भाई साहब कौन कौन सी हमको समानताएं यहाँ पर मिलेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। मित्रों, कितनी ही विषमता क्यों ना हो, समानता हमको 2 लेवल पर चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर, ये समानता चाहिए, है ना। यानी कि हमने बात कर ली भाई साहब कि 3 तरीके को तो न्याय चाहिए हमको, ना दिए हैं न्याय, 5 तरीके की स्वतंत्रता दी है, 2 तरीके की समानता दी है और 2 ही तरीके की बंधुता दी है। पहली बंधुता है व्यक्ति की गरिमा। मित्रों, पहली गरिमा है, पहली बंधुता है इसमें व्यक्ति की गरिमा, और दूसरी बंधुता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। मित्रों, ये वाली बात हमने कर ली, यानी अब ये हमारी है ना प्रस्तावना, उसका फाइनल टच है। मैं बताता हूँ कैसे, मैं बोल के बता देता हूँ। देखो कैसे हम भारत के लोग भारत को क्या क्या बनाएंगे, 5 चीज़ें बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा भारत के लोगों को, अब उल्टा पढ़ो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा इन्हीं के बीच, उन सब के बीच व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता के लिए आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, है ना, को संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। तो मित्रों इस तरीके से हम इसको है ना याद कर सकते हैं। खैर अभी अपन थोड़ा सा इसको है ना आगे और देखेंगे, पर अभी आपको केवल इतना सा याद रखना। मैं एक बार आपको पिछला वो दिखाता हूँ, कहाँ पर था अपना, ये रहा। आगे होगा क्या, नहीं। तो देखो दोस्तों, हमारी जो प्रस्तावना थी जो इस तरीके की थी, मित्रों हमारी जो प्रस्तावना थी वो इस तरीके की थी, उसको हम इस तरीके में बदल दिए भाई साहब। हमारी प्रस्तावना इस तरीके से थी। अब आना आप एक एक चीज़ को देख करके पढ़ सकते हो। ये सबसे पहले लिख रखा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को तो कैसा बना रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके नागरिकों को, अब पीछे से पढ़ो, देखो भाई साहब यहाँ पे पीछे से पढ़ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये लिख रखी बात, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरीके की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता के लिए। अब भाई साहब ये वाला जो लाइन है ना, इसका मतलब केवल इतना सा है कि किस तारीख को, कब हम है ना इसको अंगीकृत अधिनियम अर्पित करते हैं। तो यही है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में इसे 3 शब्द याद रखना भाई साहब, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मित्रों ये तीनों शब्द, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, किस दिन हमारी संविधान सभा ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो ये हमारी प्रस्तावना है मित्रों। एक बार यहाँ देख लो इसको, यानी जो ऐसी प्रस्तावना थी ना हमारी, ऐसी प्रस्तावना थी, उसको हमने बहुत ही आसानी से इस वे में समझ लिया भाई साहब। यानी संविधान की प्रस्तावना को ऐसे देखा कि भारत को तो क्या क्या मिला और भारत के अलावा यहाँ के नागरिकों को क्या क्या मिला, उस तरीके से डिवाइड किया। और हमने देखा कि भारत बनेगा कैसा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा। जबकि यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, तो भाई साहब जवाहरलाल और एडवीना की फ्रेंडशिप नहीं मिलेगी, मिलेगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और फिर हमने बाद में देख लिया भाई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता के लिए आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर
तो मित्रों ये आपको समर्पित था कि किस तरीके से इसको याद करना है। अब इसके बाद ये वाली चीज़ तो हमारी तैयार हो गई, है ना। अब मित्रों यहाँ से एक प्रश्न ऐसा बनता है कि वो आपसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनका अर्थ पूछ लेता है कभी कभी। अब मित्रों इसका अर्थ तो नहीं पूछ सकता ना कि विचार का अर्थ क्या होता है, नहीं पूछता। पूछता भी नहीं है कि प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। तो उसके पास जो भारी भरकम शब्द बचते हैं ना, तो वो यही बचते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। तो मैं देखो सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ मित्रों। एक मैं पेज ही ले लेता हूँ खाली। देखो मित्रों, सबसे पहली बात है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। पहली बात है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी फिलहाल है ना, इस चीज़ को लेकर के एक डिबेट भी चल रहा है हमारे पास कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि भारत को रशिया से तेल खरीदना कम करना पड़ेगा, लेकिन भारत यही बात कह रहा है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आंतरिक व बाह्य रूप से पूरी तरह से शक्ति संपन्न, यानी किसी दूसरे के बारे में हम इन्फ्लुएंस होकर के हम है ना, किसी के दबाव में हम ये काम नहीं करेंगे। हमारे आपसी रिश्ते होंगे ना, उसमें तो हम ये कर लेंगे, लेकिन दबाव में भाई साहब नहीं हो ये काम। तो ये बात है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की। उसके बाद एक और है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। मित्रों समाजवाद का मतलब क्या रहता है। पहली बात तो दो तरीके की अवधारणा चलती है, एक समाजवाद चलता है, एक पूंजीवाद चलता है। आप इतना सा समझ सकते हो कि अमेरिका में पूंजीवाद है, रूस में समाजवाद है, और हम इन दोनों का मिश्रण लेके चलते हैं। एक्चुअली समाजवाद में क्या होता है कि जितने भी संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन, उस पर राज्य का अधिकार ज़्यादा रहता है, और राज्य ये सोचता है कि ये सभी नागरिकों में समान रूप से वितरण हो, इसका सभी नागरिकों पर समान वितरण हो। जबकि पूंजीवादी अवधारणा के अंदर है ना, ये रहता है कि संसाधन हैं, उन पर राज्य का अधिकार अपेक्षाकृत कम रहता है, और ये मानता है पूंजीवाद की योग्यता के आधार पर इनका बंटवारा हो, योग्यता के आधार पर इनका बंटवारा हो। तो मित्रों जिस तरीके से अपन ये समझते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या गवर्नमेंटाइजेशन हो रहा है, तो वो इस समाजवाद और पूंजीवाद का जो कंसेप्ट है वो है। हम भारत में कैसे हैं, समाजवाद है कि पंचनिरपेक्ष हैं। तो मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि 1992 उससे पहले तो शायद हम समाजवाद होंगे, है ना, कि यहाँ पर सरकार का नियंत्रण है ना हर फैक्ट्रीज पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम गुलाम भी ऐसे ही हुए थे। एक फैक्ट्री आई थी भाई साहब उदारीकरण के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आते आते पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो हम डर रहे थे इस चीज़ से, पूंजीवाद से डर रहे थे, तो हम समाजवाद के पक्ष में थे। पर फिलहाल हम शायद समाजवाद से ज़्यादा पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल हमको तो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे संविधान के अंदर समाजवाद की बात कही गई है, लेकिन हमने समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रित रूप अपना रखा है। यानी समाजवाद मित्रों यहाँ से जो प्रश्न बनेगा ना, वो इसी तरीके से बनेगा कि समाजवाद मूल ढांचे का भाग है कि नहीं है। तो ये मूल ढांचे का भाग नहीं है। अभी मूल ढांचा क्या है अभी आगे थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। मूल ढांचे का भाग हिस्सा नहीं है, मूल ढांचे का अंग नहीं है। तो मित्रों पहली बात तो दो बात तो हमने यहाँ पे ये करी। अब इसके अलावा और क्या बात है मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों इसके बाद जो शब्द है ना, वो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। मित्रों यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो मित्रों पंथ निरपेक्ष के दो अर्थ होते हैं। आपने शायद एक पढ़ा होगा और कन्फ्यूजन में रहे होंगे, और हो सकता है आपने दोनों भी पढ़े हों। पर एक तो होता है नेगेटिव सेंस में कि राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, किसी धर्म से वास्ता नहीं रखेगा, किसी धर्म से वास्ता नहीं रखेगा, समर्थन नहीं रखेगा, एक ही बात है। एक तो ये है। और मित्रों एक पॉजिटिव वे के अंदर इसका अर्थ होता है कि राज्य सभी धर्मों को समान रखेगा। यहाँ तो नहीं आ गया, यानी नेगेटिव सेंस है, यानी राज्य सभी धर्मों को समान रखेगा। तो ये इसका अर्थ है। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान लो ऑप्शन बना करके दोनों चीज़ देते कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है,
तो दोनों ही हैं, ये तो पॉजिटिव वे में और ये नेगेटिव वे में पंथ निरपेक्षता का संबंध है। इसके बाद मित्रों दो चीज़ आपके आएगी, गणतंत्र लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। मित्रों इसका मतलब इतना सा होता है कि आप ऐसा समझ लो कि मेरे पास कोई खेत है, तो ये मेरा है, है ना। पर इसके अंदर खेती करने के लिए मैंने किसी व्यक्ति को लगा रखा है, यानी बट में दे रखा है मैंने खेत, है ना। तो मालिक तो मैं हो गया, लेकिन बट के अंदर मैंने किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए किसी और को दे रखा है। तो मित्रों यही बात यहाँ पर है कि हमारे जो संविधान, जो हमारा जो देश है ना, वो होने को तो राष्ट्रपति का है, उसको तो बोलते हैं कि हमारे देश का प्रमुख कौन है, लेकिन जो सरकार में कौन है उसको हम बोल सकते हैं बट के अंदर। यानी ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे राज्य का प्रमुख अगर निर्वाचित है, तो उसे तो गणतंत्र बोला जाता है। अगर निर्वाचित नहीं है राज्य का प्रमुख, वंशानुगत है, तो इस वंशानुगत को राजतंत्र बोला जाता है। और सरकार अगर वंशानुगत आती है तो ये राजतंत्र का ही भाग है भाई साहब। और अगर सरकार भी निर्वाचित है तो ये लोकतंत्र का भाग है। यानी मैंने यहाँ पे कोशिश करी है लोकतंत्र और गणतंत्र को समझाने की। हालांकि अगर आपकी चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको छोड़ सकते हो, ये प्रश्न ऐसे पूछेगा नहीं संविधान एग्ज़ाम के अंदर। पर आपको ये चीज़ ध्यान में तो ज़रूर रहनी चाहिए भैया, इतनी सी चीज़ समझ में तो आपको आ ही जाएगी कि भाई साहब कोई चीज़ है उसका मालिक है ना, वो तो कहलाता है प्रमुख। जैसे हमारे देश का प्रथम नागरिक है ना, वो है हमारा राष्ट्रपति। एक बार मैं और लिख देता हूँ उसको यहाँ। वो हमारा जो ये है ना, वो तो है राष्ट्रपति। और जो हमारी सरकार है, यानी हमारी जो कार्यपालिका है, वो एक तरीके से बट के अंदर काम कर रही है। यानी राष्ट्रपति ने हमारी कार्यपालिका यानी सरकार को नौकरी पर रखा है कि ये देश मेरा है, इसके अंदर है ना, तो इसका विकास करे जा, मैं तेरे को बैठा बैठा देख रहा हूँ। तो कुछ मिला करके इस तरीके से लोकतंत्र और गणराज्य का वो जो है वो विभाग है, उसका अर्थ ये है। हालांकि चलो ये भी आप देख लेना एक बार, इसको मिटाते नहीं हैं अपन, कहीं न कहीं तो काम आ ही जाएगा। तो मित्रों इस तरीके से ये है, ये सारी बातें यहाँ पर दे रखेगी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणराज्य क्या है। आप देख लेना इसको, यही बात इसके अंदर लिखी है, मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया। इसके बाद है तो मित्रों वही बात यहाँ पर लिख रखी है। हालांकि इसके अंदर अपन इतना आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये वही बात है कि भाई सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक क्या है। यानी 3 तरीके के न्याय की बात कही गई है, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात कही गई। इस लिबर्टी को मैं आपको वापस समझा देता हूँ भाई। सबसे पहले याद करने के लिए हमने क्या किया कि थॉट एंड एक्सप्रेशन, और इसके अलावा हमने क्या किया, बीएफ देखी वाइफ के साथ, यानी बुल फाइटिंग देखी। इस बीएफ का मतलब है बुल फाइटिंग, है ना। तो अब आपको ये चीज़ याद रह जाएगी कि जैसे थॉट, एक्सप्रेशन, बुल फाइटिंग में बी से होता है बिलीव, एफ से होता है फेथ, और डब्ल्यू से होता है वर्शिप। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात करते हैं। 2 तरीके की समानता की बात करते हैं, जिसमें अवसर प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता, है ना। इस तरीके से 2 तरीके की बंधुता की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो मित्रों इस तरीके से ये हमारी पूरी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको याद हम इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर के हम हमारे 2 सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो मित्रों इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सेगमेंट हमारा, यानी तीसरा प्रश्न कहाँ से बनता है। तो वो मित्रों संविधान के वाद से बनता है। वाद क्या होते हैं भाई साहब? वाद मतलब ये होता है कि हमको किसी चीज़ से परेशानी हो गई। जैसे मान लो हमारा कोई भी चीज़, जैसे मैं बताऊँ आपको, हमारा संविधान है, इस संविधान की व्याख्या करने के लिए है ना संसद, वो न्यायपालिका होती है। संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका होती है, और बहुत से केस होते हैं जिसमें न्यायपालिका अपने मत रखती है संविधान की किसी चीज़ को लेकर के। तो उसी को है ना हम वाद बोलते हैं कि भाई कोई जा रहा है, जैसे मतलब मान लो मैं संविधान के अंदर कोई पिटीशन दायर करता हूँ, तो संविधान के अंदर एक वाद बन गया कि विवेकवाद, इस तरीके से है ना, एक वाद बन गया ऐसा। खैर
हम संविधान की जब प्रस्तावना की बात करेंगे ना, तो दो वाद हमको मुख्य रूप से पढ़ना है, दो की जगह तीन लगा लो। एक और वाद है एसआर बॉम्बे वाद, लेकिन उसको देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं, आगे देख लेंगे उसको, है ना। प्रस्तावना के अंदर वाद क्या रह रहा है, मतलब ऐसी क्या परेशानी है प्रस्तावना के अंदर, जटिलता कहाँ आ रही है। तो भाई साहब, प्रस्तावना के अंदर यहाँ सबसे बड़ी जटिलता आ रही है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं है। एक बात तो ये है, अगर वाद संविधान का भाग है तो उस चीज को, संविधान प्रस्तावना का भाग है तो क्या संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, ये ही दो वाद यहाँ पर बन के आते हैं, जिसके अंदर से एक तो है बेरीवारी वाद। बेरूवारी वाद 1960 का वाद है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है भाई साहब, तो संविधान का अंग नहीं है, यानी इसकी जो महत्व है ना संविधान की प्रस्तावना का, उसको कम कर दिया बेरुआरी वाद के अंदर। पर केशवानंद भारतीवाद आया, सबसे इंपॉर्टेंट वाद है। एक पूरा लेक्चर कम से कम 20-25 मिनट का हम केशवानंद भारतीवाद को लेकर के करेंगे, और यहाँ से परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस केशवानंद भारतीवाद को देखेंगे। इसके बाद कभी ये केशवानंद भारतीवाद आपका गलत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आप मेरी बात मानो और इतना सा समझ लो, 13 न्यायाधीश थे इसके अंदर, इन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और इवन अभिन्न अंग नहीं है, मूल ढांचे का भाग है। यानी सरकार इसके अंदर चाह करके चेंज नहीं कर सकती, मतलब बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकती। अगर कर दिया चेंज, मूल ढांचे के खिलाफ है, तो आ जाओ हमारे फोपचे में, हम उसको बदल देंगे। तो ये केशवानंद भारतीवाद है। और तीसरा जो वाद आपको ध्यान रखना है, अच्छा एक ये चीज़ देख लो पहले, नहीं आप पहले ये देख लो, एसआर बोम्मईवाद। एसआर बोम्मईवाद भी इसी से रिलेटेड है। हमारे पूरे संविधान में कहीं जिक्र नहीं मिलता पंथ निरपेक्षता का। हालांकि हमारा जो राज्य है, हमारा देश है, वो पहले से पंथ निरपेक्ष है। 15 अगस्त 1947 को हमारा कोई राज्य धर्म नहीं है, लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये बात सीधी सीधी नहीं लिख रखी है। ये बात हमारी प्रस्तावना में लिख रखी है, पंथ निरपेक्ष। सामने याद करें ना, भारत को कैसा बनाएंगे, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो वो बात है। तो इस एसआर बोम्मईवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे में आता है। तो ये इस है ना प्रस्तावना को लेकर के एक वाद है। हालांकि एक एलआईसी वाद भी है, जिसके अंदर भी है ना सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रस्तावना हमारा अभिन्न अंग है। तो ये वाद है भाई साहब, इनको बहुत आसानी से आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि बेरीवारी वाद है 1960 का है, जिसके अंदर ये कहा कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है, यानी प्रस्तावना के महत्व को कम कर दिया। जबकि केशवानंद भारतीवाद आता है 1973 का, जिसमें कहते हैं संविधान का अंग भी है और मूल ढांचे का भाग भी, यानी है ना, सरकार इसके अंदर आसानी से चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज कर दिया तो हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। एसआर बोम्मईवाद में पंथ निरपेक्षता को बताया गया कि मूल ढांचे का भाग है। एलआईसी के अंदर वापस वही बात दोहरा दी कि अभिन्न अंग है। हम मित्रों, हमने ये बात तो देख ली कि प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन क्या इसके अंदर चेंज किया जा सकता है। तो मित्रों, इसका सीधा सीधा सा जवाब है, किया जा सकता है। और ऐसे ही जो चेंज होता है वो 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मित्रों, एक वीडियो इस पर भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। 42वें संविधान संशोधन से भी बहुत जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे संविधान का बहुत सा हिस्सा है जो प्रभावित हुआ है इस संविधान संशोधन से। तो एक वीडियो केशवानंद भारतीवाद पे और एक इस बात पे हम डिटेल से बात करेंगे। और फिलहाल हमको एक बात समझनी है कि हमारी प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए 1976 के अंदर। पहला शब्द समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अब मित्रों, एक बात आप मेरे को बताना कि है ना, समाजवाद का मतलब, पंथ निरपेक्षता का, अखंडता का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। पर एक क्वेश्चन है, वो आप मुझे बताएंगे कि हमने ये पढ़ा था ना कि हम भारत के लोग, उसमें से भारत वाले हिस्से में तो कितने शब्द जोड़े गए और नागरिक वाले शब्द हिस्से में कितने शब्द जोड़े गए। यहाँ तो कितने शब्द जोड़े गए और यहाँ कितने शब्द जोड़े गए, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। हालांकि आप समझ जाएंगे, बहुत विद्वान हैं। तो इस तरीके से हमने है ना यहाँ तक कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है ये। अच्छा, ये एक वाद है, इसको बता रखा है, खैर ये तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक। बेरुआरी वाद 1960 के अंदर कहता है कि प्रस्तावना अंग नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रस्तावना अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके अंदर कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग है,
42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मित्रों ध्यान रखना, ये पूछता है, यहाँ से सवाल पूछता है, ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ये। 1960 एसआर बोम्मेवाद में पंथ निरपेक्षता को लेकर के बात की गई है कि पंथ निरपेक्षता हमारा अभिन्न अंग है, और LIC वाद में वापस ये केशवानंद वाली बात को ही दोहरा दिया। तो मित्रों ये हमारा इस तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा यहाँ पर ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम जो इसके क्वेश्चन हैं उसको अगली वीडियो के अंदर करते हैं, जहाँ पर अभी तक के एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्नों को अपन हल करेंगे। और अगर आप यहाँ तक बैठे ही हैं, यहाँ तक आपने अगर वीडियो सुनी है, तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो हमारे नेहरू जी थे उनके साथ एक महिला खड़ी थी, वो नहीं दिख रही। साथ ही जो हमारे मोदी जी थे उनके साथ जो मित्र थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो मित्रों दरअसल इस कहानी के अंदर ट्विस्ट यहाँ आया है कि अब तक तो माउंटबेटन ने माथा पकड़ रखा था, अब नेहरू जी और माउंटबेटन दोनों माथा पकड़ चुके। उसका जो रीज़न है वो ये रहा। तो जो एडवीना जी थी उनकी मित्रता शायद कहीं और रुक गई है, और मुझे लगता है यही बहुत बड़ा रीज़न था कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद कर दिया। मित्रों सोचने वाली बात है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद कर दिया, जबकि अंग्रेज़ों ने इनको टाइम दिया था 30 जून 1948 तक का। क्यों ये 6-8 महीने पहले ही चले गए। तो अब इसको लेकर के माउंटबेटन तो चाहे कोई भी तर्क दें, हालांकि ये भी तर्क देते हैं, आप पढ़िएगा इनको, पर मुझे तो जो लग रहा है ना तर्क, वो ये वाला लग रहा है कि भाई साहब इस वजह से छोड़ के फटाफट भारत को भी, चलो भारत से नहीं तो क्या पता क्या हो। तो मित्रों खैर ये मजाक की बात है, एक आपको इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए कि आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए आप अगली क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।